हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमी स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे हैं 4 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपीएनएचएम के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसके 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासों में सॉल्व कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आज की क्लास में, और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एंटरनल थेरेपी पर एक मरीज के लिए डंपिंग सिंड्रोम को रोकने के लिए या कम करने में इनमें से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप प्रभावी है। कोई मरीज है जो कि इंटरनल थेरेपी पे है, उसमें हमें डंपिंग सिंड्रोम रोकना है, तो उसमें से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया हमें करनी होगी या फिर कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप करना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है, खिलाने से पहले और बाद में ट्यूबिंग को फ्लश करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी डालना। ऑप्शन बी दिया गया है, रोगी को दूध पिलाने के बाद 1 घंटे तक अर्ध फाउलर यानी सेमी फाउलर पोजीशन में रहने की सलाह देना। ऑप्शन सी दिया गया है, बोलस द्वारा भोजन का प्रबंध करना। और ऑप्शन डी दिया गया है, एक गर्म तापमान पर भोजन का प्रबंध करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोगी को दूध पिलाने के बाद 1 घंटे तक सेमी फाउलर पोजीशन में रहने की सलाह देनी चाहिए, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डंपिंग सिंड्रोम की अगर बात करें, डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, तो डंपिंग सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं आमतौर पर सर्जरी के बाद, खाना खाने के बाद दिखाई देते हैं। शुरुआती और देर से लक्षण हो सकते हैं। स्थिति के प्रारंभिक चरण के कुछ सामान्य लक्षण कुछ इस तरह हो सकते हैं: पेट फूला हुआ एहसास होना, उल्टी करना, पेट में ऐंठन होना, मितली यानी नोजिया, तीव्र हृदय गति, फ्लशिंग, चक्कर आना और डायरिया या फिर दस्त लगना। दोनों एक ही चीज है, डायरिया और दस्त। तो ये डंपिंग सिंड्रोम था। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर और मिल गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के सूखेपन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है, जीरोस्टोमिया। ऑप्शन बी, सियाल्डेनाइटिस। ऑप्शन सी, स्टोमेटाइटिस। और ऑप्शन डी दिया गया है, पायरोसिस। तो जो मुंह का सूखापन होता है उसको जीरोस्टोमिया बोलते हैं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जीरोस्टोमिया होता क्या है, ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन होता है, जिसमें क्या मुंह सूखा हो जाता है। किसकी वजह से? हाइपो फंक्शन ऑफ द सिलाइवरी ग्लैंड। जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है उनका फंक्शन कम होने की वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। उस कंडीशन को जीरोस्टोमिया बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस की अगर बात करें तो स्टोमेटाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। उसके बाद पायरोसिस क्या होता है, तो पायरोसिस की अगर बात करें तो ये एक टेक्निकल टर्म है जो यूज होती है हार्टबर्न के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हार्टबर्न हो रही, सीने में जलन हो रही है, उस कंडीशन को पायरोसिस कहा जाता है। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा घटक प्रेषक को अपने कथन को संशोधित करने और उसे स्वीकार्य बनाने का अवसर प्रदान करता है। Which component of the communication process provides an opportunity
टू द सेंडर टू मॉडिफाई हिज स्टेटमेंट एंड मेक इट एक्सेप्टेबल। ऑप्शन ए दिया गया है प्राप्तकर्ता रिसिपेंट, ऑप्शन बी दिया गया है संदेश मैसेज, ऑप्शन सी चैनल और ऑप्शन डी फीडबैक। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले एक सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के कंपोनेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कूलिंग पावर ऑफ एयर। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसके द्वारा मेजर की जाती है कूलिंग ऑफ द एयर, कूलिंग पावर ऑफ एयर, एयर की कूलिंग पावर जिसके द्वारा मेजर की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी काटा थर्मोमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है मैकर्डले थर्मोमीटर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कूलिंग पावर होती है एयर की उसको हम नापते हैं काटा थर्मामीटर से। कुछ इस तरह का काटा थर्मामीटर होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि काटा थर्मामीटर होता कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगले क्वेश्चन से पहले एनीमोमीटर की अगर बात करें तो एनीमोमीटर एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है वाइंड स्पीड और डायरेक्शन, हवा की गति, एयर की गति और दिशा को मेजर करती है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इन सोयल और इन कन्फाइंड स्पेस। या फिर अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आर्द्रता नापी जाती है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप एन इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया द एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर इन्वाइटेड टू डिवाइस द प्लान आफ्टर relevant discussion the method of health communication involved here is। क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तब तक हम आंसर कैसे दे सकते हैं। सही आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें क्वेश्चन सही समझ में आ जाए। तो मैं हिंदी में बता देता हूं, भारत में कोविड-19 महामारी के लिए एक प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण रणनीति विकसित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को प्रासंगिक चर्चा के बाद योजना तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें कौन सा मेथड है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सेमिनार, ऑप्शन बी पैनल डिस्कशन, ऑप्शन डी वर्कशॉप और ऑप्शन सी है ग्रुप डिस्कशन। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैनल डिस्कशन, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन संचार के लिए एक सांस्कृतिक बाधा है? कम्युनिकेशन के लिए एक बाधा कौन सी है, कौन बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, वो पूछा गया है। भाषा की भिन्नता, शोर, भावनात्मक उपद्रव, सुनने में कठिनाई। तो संचार में जो बाधा, सांस्कृतिक बाधा आती है वो आती है भाषा की भिन्नता की। कम्युनिकेशन बैरियर की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? तो लैंग्वेज वे हो सकता है,
साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है। ये कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिल सकते हैं। और यहां पे कौन सा पूछा गया था, सांस्कृतिक पूछा गया था। तो यहां पर भाषा की भिन्नता, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा देखने को मिलती है, उससे क्या होता है, संचार में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, बोल लेते हैं जहां पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो इंग्लिश वाले कल्चर में चले जाएं तो वहां पे आप उनको इंग्लिश को समझने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गर्भ निरोधक के संबंध में लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोणों और विश्वासों में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर संचार का उपयोग किया जाता है। संचार की इस तकनीक को कहा जाता है। गर्भ निरोधक के संबंध में जो जानकारी लोगों को दी जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका बताना है उस तकनीक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है काउंसलिंग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन सी प्रचार प्रसार और ऑप्शन डी प्रेरणा। तो यहां पे आपका राइट आंसर प्रचार प्रसार हो जाएगा। गर्भ निरोधक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो तकनीक उपयोग की जाती है उसको कहा जाता है प्रचार प्रसार, यानी कि उसका प्रचार भी किया जाता है और उसका प्रसार करने की भी कोशिश की जाती है कि अलग से अधिक लोग उसको एक्सेप्ट करें, कोई भी जो गर्भनिरोधक साधन है उसको अपनाएं। तो पहले प्रचार किया जाता है, फिर उसको प्रसार करने की भी कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीने के पानी में एक पदार्थ की एक अनुमानित मात्रा है जिसे बिना किसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम के जीवन भर दैनिक रूप से लिया जा सकता है। वो कौन सी है, वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कोई प्रतिकूल प्रभाव स्तर नहीं देखा गया है, ऑप्शन बी दिया गया है सहनीय दैनिक सेवन, ऑप्शन सी देखा गया है न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव स्तर, और ऑप्शन डी स्वीकार्य दैनिक सेवन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सहनीय दैनिक सेवन, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन लेकर के आते हैं क्लास में, समझ में नहीं आता कहां से क्या पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो 4 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था यूपीएनएचएम के द्वारा। उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और उसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए व्यर्थ है, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस क्लास में। तो कृपया क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और अगर आपको क्लास ये लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 1956 में देश में स्वास्थ्य शिक्षा कार्य को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए इनमें से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार द्वारा 1956 में स्वास्थ्य शिक्षा कार्य को बढ़ावा देने के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की गई थी, वो हमें बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, ऑप्शन बी प्रेस सूचना ब्यूरो, ऑप्शन बी है प्रेस सूचना ब्यूरो, और ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, और ऑप्शन डी है ऑल इंडिया रेडियो। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा जो 1956 में स्वास्थ्य शिक्षा कार्य को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना मैं बता दूं आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को की गई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन 1957 में किया था। तो एक क्वेश्चन यहां से नया ये भी बन गया है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने जरूरी है, जिससे अगर एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि वो हमने मिस कर दिया था या स्किप कर दिया था। अगर हम उसको देख लेते तो हमारा 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन जो नहीं हुआ है वो हो जाता। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य श्वास के बाद जितनी हवा अंदर ली जाती है उसे कहा जाता है। एक सामान्य रेस्पिरेशन में जितनी हवा हम अंदर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है अवशिष्ट मात्रा, ऑप्शन बी निश्वास आरक्षित मात्रा, ऑप्शन सी ज्वार की मात्रा और ऑप्शन डी श्वसन आरक्षित मात्रा। तो जो एक नॉर्मली रेस्पिरेशन होता है उसमें जितनी हवा हम अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वसन आरक्षित मात्रा। अब लंग कैपेसिटी कुछ देख लेते हैं, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मल टिडाल वॉल्यूम कितनी होती है, तो ये 500 ml होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, तो ये 3000 ml होती है। सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, तो ये 1100 ml होती है। रिसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, तो ये 1200 ml होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये 3500 ml होती है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये 2300 ml होती है। और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, ये 4600 मिलीलीटर होती है या 4600 ml होती है। और टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 5800 ml या फिर 5800 मिलीलीटर होती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आपको महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन के साथ साथ यहां पे आपने 6 से 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्नर ग्लैंड दैट सेक्रेट एल्कलाइन म्यूकस आर सीन इन द। बर्नर ग्लैंड सेक्रेट करती है एल्कलाइन म्यूकस। म्यूकस वो कहां देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ड्यूडिनम में। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यूडिनम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एक जठरांत हार्मोन है। सिक्रेटिन क्या है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है जो ऑप्शन ए दिया गया है बाइकार्बोनेट युक्त अग्न्याशयी रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन बी दिया गया है पित्ताशय की थैली सिकुड़ने का काम करता है, सिकुड़ने का कारण बनता है। ऑप्शन सी दिया गया है गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन डी दिया गया है अन्न प्रणाली और पायलोरिक इंस्पेक्टर्स के संकुचित को प्रभावित करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्रेटिन करता क्या है, बाइकार्बोनेट युक्त अग्न्याशयी रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है या स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तंत्र से पृष्ठीय रूप से उभरने वाली एकमात्र कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया है त्रिधारा तंत्रिका, ऑप्शन बी चेहरे की तंत्रिका, ऑप्शन सी चतुर्थ कपाल तंत्रिका और ऑप्शन डी असी प्रेरक तंत्रिका। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ कपाल तंत्रिका या फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
फोर्थ क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो एक मोटर नर्व होती है जिसका काम होता है सिग्नल भेजना फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। ब्रेन से मसल्स को सिग्नल भेजने का काम फोर्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन सेक्रेशन को कम कर देता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के सेक्रेशन को कम कर देता है। ऑप्शन ए दिया गया है कोलेसिस्टोकिनिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी इपेनेफ्रिन और ऑप्शन डी सिक्रेटिन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इपेनेफ्रिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक 51 अमीनो एसिड से बना एक हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड से बना एक हार्मोन है जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट के निम्नलिखित में से किस स्रोत में संसद वसा अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन में से हमें बताना है कि किस सोर्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए दिया गया है मूंगफली का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल और ऑप्शन डी चावल की भूसी का तेल। तो जो सबसे अधिक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो होता है नारियल के तेल में। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें तो ये ताड़ के तेल, नारियल के तेल, बटर फैट में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और किस तरह का होता है? ये एक सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया चक्र इसमें होता है। यूरिया साइकिल पूछी गई है। यूरिया साइकिल कहां पर होती है? ब्लड में, इंटेस्टाइन में, किडनी में या लीवर में। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर में। जो यूरिया साइकिल होती है वो लीवर के द्वारा होती है या लीवर में होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी विटामिन ए की कमी के लक्षण है। यहां पे पूछा गया है कि कोई एक गलत है और बाकी सब विटामिन ए की कमी के लक्षण है। जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मोतियाबिंद, ऑप्शन बी बिटोट स्पॉट, ऑप्शन सी कॉर्नियल जीरोसिस और ऑप्शन डी दिया गया है रतौंधी। तो जो विटामिन ए की कमी से होता है, बिटोट स्पॉट भी होता है, कॉर्नियल जीरोसिस भी होता है, रतौंधी भी होता है। जो मोतियाबिंद होता है ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोतियाबिंद क्यों नहीं होता है? तो मोतियाबिंद ये एक ओल्ड एज में देखने को मिलता है, 50 से 60 साल की एज के बाद देखने को मिलता है, जिसमें क्या जो आंखों के टिश्यू होते हैं, अभी बहुत ज्यादा मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, सही वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, वो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, जो कि विटामिन ए का कोई रोल उसमें नहीं होता है। विटामिन ए की कमी के लक्षणों की अगर बात करें, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं? थकावट महसूस होना, होंठ फटना, डायरिया, मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाता है, चोट का जल्दी न भरना, बच्चे का शारीरिक विकास न होना, आंखों की रोशनी कम होना और श्वास नली के ऊपरी और निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना। ये सब विटामिन ए की कमी के लक्षण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है इस आज की क्लास का। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खाना पकाने की विधि है। ऑप्शन ए दिया गया है स्टूइंग, ऑप्शन बी अवैध शिकार, ऑप्शन सी उबालना और ऑप्शन डी ब्लाचिंग। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लाचिंग। ब्लाचिंग होता क्या है? तो ब्लाचिंग एक क्या है? मेथड है, खाना पकाने की प्रक्रिया है
प्रोसीजर है खाना पकाने का ब्लेचिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें भोजन आमतौर पर एक सब्जी या फल उबलते हुए पानी में उबाला जाता है, उसके बाद एक संक्षिप्त समय अंतराल के बाद हटा दिया जाता है और अंत में बर्फीले पानी में या फिर ठंडे पानी के नीचे रखा जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लेचिंग बोलते हैं। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जो भी स्टूडेंट आने वाले स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।